Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to cover all the learning theories in the subject learning and development in organizations. So let us start with the video. First of all, let us understand what are the learning theories. So learning theories basically explain how people acquire, process, retain knowledge. सो लर्निंग का प्रोसेस जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग लर्निंग क्या होता है, हम किसी भी स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड को अगर हम एक्वायर करते हैं तो उसको लर्निंग कहते हैं, राइट। सो यहाँ पे लर्निंग थ्योरीज को क्या एक्सप्लेन करती है। लर्निंग थ्योरीज ये एक्सप्लेन करती हैं कि उस लर्निंग प्रोसेस को कैसे किया गया है। हाउ वाला पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन होता है कि लोगों ने कैसे जो है नॉलेज एक्वायर करी है, नॉलेज को प्रोसेस किया है और उसको रिटेन किया है, हमेशा के लिए अपने साथ रखा है। ये थ्योरीज जो होती हैं वो एडुकेटर्स, ट्रेनर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती हैं ताकि वो एक इफेक्टिव टीचिंग और ट्रेनिंग मेथड्स को अपना सके। साइकोलॉजिस्ट ने काफी सारे तरीके एक्सप्लेन करे हैं कि लोग लर्न क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, राइट। उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे। अब ये क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स काफी बहुत ही पहले हुए थे, 1800s और 1900s में हुए थे, तो ये एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली ह्यूमंस पे होते थे, जो ह्यूमंस के चिल्ड्रंस होते थे उन पे होते थे या फिर एनिमल्स पे होते थे, राइट। और उनके कुछ एक डेफिनेटिव कंक्लूजन्स वो लोग निकाल के देते थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे, जो कि एक्सप्लेन करते थे कि लर्निंग किस तरीके से होती है। तो अगर हम सबसे पहली थ्योरी की बात करें तो सबसे पहली और सबसे पुरानी थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी इवान पावलोव नाम के रशियन साइंटिस्ट ने, जिन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च की थी डॉग्स के ऊपर, और ये अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको नाम दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग। पैवलोव जो थे वो एक्चुअल में फिजियोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। फिजियोलॉजिस्ट क्या होता है? फिजियोलॉजिस्ट का काम होता है जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे आसपास उनके लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी करना, उनके मॉलिक्यूलर लेवल तक को स्टडी करना, जैसे कि सेल्स, ऑर्गन सिस्टम्स और पूरे जो ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनको स्टडी करना। पैवलोव का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पैवलोव जो थे वो एक डॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी कर रहे थे, जिसके अकॉर्डिंग वो सलाइवा को मेजर कर रहे थे, राइट। उन्होंने किया क्या था? पैवलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट ने ये देखा कि अगर हम डॉग के सामने फूड लेके आते हैं तो डॉग जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। अब जो ये फूड है और ये जो सलाइवा है, दीज आर बोथ unconditioned stimulus and response. I hope all of you know what is stimulus and what is response. Stimulus कोई भी एक response को create करता है, right? अब ये फूड एक अनकंडीशन स्टिमुलस है और ये जो सलाइवा है ये भी अनकंडीशनड है, मतलब अभी डॉग को कुछ भी सिखाया नहीं गया है, कंडीशन नहीं किया गया है। दैट इज वाई ये दोनों ही चीजें अनकंडीशनड है, राइट। सेकेंड चीज जो है वो है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मुझे डॉग को सलाइवा करना, सैलिवेट करना सिखाना है यूजिंग अ विसल। मैं चाहता हूं कि अगर विसल बजे तो ही डॉग सैलिवेट करे। अब उन्होंने ये करके देखा। सबसे पहले तो उन्होंने विसल बजाई लेकिन डॉग ने सलाइवा प्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि अभी डॉग को पता ही नहीं है, डॉग ने ये चीज सीखी ही नहीं है। तो उस चीज को सिखाने के लिए उन्होंने थर्ड स्टेप की, कंडीशनिंग की। डॉग की कंडीशनिंग कैसे करी? विसल और फूड को मिलाया। जैसे ही विसल बजती थी वो डॉग के सामने फूड प्रोड्यूस करते थे जिससे सलाइवा प्रोड्यूस होता था। अब सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम अभी भी क्या कहेंगे? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, क्योंकि फूड है उसमें अभी भी। अगर फूड प्रेजेंट नहीं होगा तब हम उसको कहेंगे कंडीशनड रिस्पॉन्स। अब उसके बाद कुछ दिनों बाद जब हमने देखा, पैवलोव ने देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ विसल बजाने से डॉग सलाइवा प्रोड्यूस करने लग गया। तो अब ये जो विसल है वो है एक कंडीशनड स्टिमुलस एंड दिस इज अ कंडीशनड रिस्पॉन्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग, कि हम किसी चीज को कंडीशन कैसे करवाते हैं, राइट। अब यही चीज जो है वो ह्यूमंस में भी अप्लाई होती है। ह्यूमंस में कैसे अप्लाई होती है? मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग करते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग के एग्जांपल्स है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इसको यूज करती है। अब यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमें लर्निंग और डेवलपमेंट के बारे में सीखना है और ऑर्गेनाइजेशन में उसको कैसे
यूज किया जाता है, हमें वो भी सीखना है, राइट। तो अब हमने क्लासिकल कंडीशनिंग को सीखा, अब हमें देखना है कि ऑर्गेनाइजेशंस इसको कैसे यूज करती है। तो सबसे पहली बात तो ऑर्गेनाइजेशंस ब्रांड एसोसिएशन और लोगो रिकॉग्निशन क्रिएट करती है क्लासिकल कंडीशनिंग से। काफी सारी कंपनीज होती हैं जो मिलियंस जो है वो स्पेंड करती है ताकि पॉजिटिव एसोसिएशन बन सके उनके लोगों के साथ, ठीक है। अब जैसे कि विसिल का पॉजिटिव एसोसिएशन बना था किसके साथ, सलाइवा के साथ, राइट। तो हमारा लोगों के साथ एक पॉजिटिव एसोसिएशन बन जाए, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा खर्च करती है अपनी एडवर्टाइजमेंट्स में, राइट। अब जो एम मैकडोनल्ड्स है उसका एम साइन जो होता है उसको देख के ही हमें पता चल जाता है कि ये जो है मैकडोनल्ड्स का साइन है, एंड वी क्रेव फॉर समथिंग, सम प्रोडक्ट फ्रॉम मैकडोनल्ड्स। ऐसे ही कुछ जिंगल्स होते हैं और कैची स्लोगन्स होते हैं जिन्हें सुनते ही हमें उस प्रोडक्ट की याद आ जाती है, राइट। एंड थर्डली प्रोडक्ट प्लेसमेंट, इन सब का यूज करके ये लोग हमारे दिमाग में उस प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं। तो एक तरीके की ये सटल एडवर्टाइजिंग है जो कि पॉजिटिव एसोसिएशंस क्रिएट करती हैं और एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस भी क्रिएट करती है लोगों के लिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिकल कंडीशनिंग। अब आता है सेकंड थ्योरी हमारी जो कि है अपेरेंट कंडीशनिंग। अपेरेंट कंडीशनिंग दी थी हमारी स्किनर ने, B.F. स्किनर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, राइट। अब ओपेरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, यहाँ पे हम रिस्पॉन्स को स्टिमुलस के साथ कनेक्ट करते हैं। हम पहले उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा बिहेवियर है इट इज लिंक्ड विद द कॉन्सिक्वेंस। जो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी दैट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स अप्रोच, लेकिन जो हम ऑपेरेंट कंडीशनिंग पढ़ रहे हैं दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस अप्रोच। यहाँ पे जो एक कॉन्सिक्वेंसेस वाला बिहेवियर होता है हमें उसको रिपीटेटिव बनाना है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एक, अब यहाँ पे हुआ क्या, स्पिरिट नाम की एक डॉल्फिन है जिस जो कि नेशनल एक्वेरियम ऑफ बैल्टीमोर में है। अब उसको कैसे कॉन्सिक्वेंस बेस्ड ट्रेन किया गया, जब भी ट्रेनर विसल ब्लो करता है वो एक एयर फ्लिप करती है, ठीक है। अब वो जब भी एयर फ्लिप करेगी उसको एक फिश मिलेगी। यहाँ पे उसको एक हमने कॉन्सिक्वेंस दे दिया, राइट। हमने यहाँ पे एक तरीके से उसको रिवॉर्ड दे दिया। तो यहाँ पे जो ओपेरेंट कंडीशनिंग है वो पूरी बेस्ड है किस पे, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट पे बेस्ड है। कि अगर आप कोई सर्टेन बिहेवियर करते हो तो या तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा या तो पनिशमेंट मिलेगी। तो जैसे कि एक डॉल्फिन है, अगर ट्रेनर विसल ब्लो करता है तो अगर वो एयर फ्लिप करेगी तो ही उसको फिश मिलेगी, तो वो एयर फ्लिप करती है। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस बेस्ड होती है हर चीज, राइट। और जो ये B.F. स्किनर थे इन्होंने थॉर्नडाइक लॉ के अकॉर्डिंग काम किया था, उसको एक फाउंडेशन बना के काम किया था। और मेनली उन्होंने कंडक्ट किए थे एक्सपेरिमेंट्स अपने रैट्स और पिजन्स पे, राइट। ताकि ये डिटरमाइन कर सके कि क्या ये जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं वो सक्सेसफुल है कि नहीं। और उन्होंने एक चैम्बर बनाया था जिसको उन्होंने बोला था स्किनर बॉक्स। अब ये जो स्किनर बॉक्स है उसमें इन्होंने रैट को या फिर एक बार पिजन को भी प्लेस किया था टू कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट्स, राइट। अब स्किनर बॉक्स क्या होता है, स्किनर बॉक्स के अंदर एक लीवर होता है रैट्स के लिए और पिजन्स के लिए एक डिस्क होती है। अगर जो रैट है वो लीवर को प्रेस करेगा या फिर पिजन जो है वो जो भी डिस्क लगा रखी है उस पे पेक करेगी, अपनी चोंच मारेगी, तो उसको एक फूड का रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे उसको कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा, फूड मिलेगा। और उसके लिए उन्होंने स्पीकर्स और लाइट्स को भी वहां पे स्किनर बॉक्स में लगाया, राइट। और एक रिकॉर्डर भी लगाया जो कि नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज को काउंट करता था। तो यहाँ पे अगर हम ओपेरेंट कंडीशनिंग को डिस्कस कर रहे हैं, अब हमने यहाँ पे समझ लिया पूरा कॉन्सिक्वेंसेस बेस्ड होता है। तो यहाँ पे हमें चार चीजें याद रखनी है। एक होता है पनिशमेंट, एक होता है रीइंफोर्समेंट, एक होता है पॉजिटिव एंड एक होता है नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव पनिशमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब हम कुछ उसको उसके बिहेवियर में ऐड करना चाहते हैं टू डिक्रीज सम अनप्लेजेंट बिहेवियर, ठीक है। हमें किसी बिहेवियर इंसान के बिहेवियर को, किसी एनिमल के बिहेवियर को कम करना है तो हम उसको कोई रिवॉर्ड दे रहे हैं ताकि वो उस बिहेवियर को ना करे या उस बिहेवियर को डिक्रीज कर दे।
तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव पनिशमेंट। अगर हमें उस बिहेवियर को डिक्रीज करना है लेकिन हम उसके लिए उसको पनिश कर रहे हैं, दैट मीन्स वो हो गया नेगेटिव पनिशमेंट, राइट। ऐसे ही री है, बट यहाँ पे फर्क क्या होता है, री में हम किसी बिहेवियर को इंक्रीज कर रहे होते हैं, राइट। और इंक्रीज करने के लिए अगर वो पॉजिटिव है तो हम उसको रिवॉर्ड देंगे, अगर नेगेटिव है तो हम उसको पनिश करेंगे। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी, जो कि हमारी थर्ड थ्योरी है। कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी में मेटाकॉग्निशन वर्ड का काफी ज्यादा यूज होता है, राइट। अब ये मेटाकॉग्निशन क्या होता है, मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। मतलब हमारी जो थिंकिंग है, हमारे जो भी थॉट प्रोसेसेस हैं, हम उसके बारे में और ज्यादा दिमाग लगा के सोचें, तो उसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के बेनिफिट्स क्या है, आप कुछ एक सोचोगे, एक थॉट करोगे। अब मैं बोलती हूँ जो आपने वो थॉट किया है, अब उसको और उसके बारे में सोचो और उसको एक्सप्लेन करो, तो उसको कहेंगे हम मेटाकॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। और इट इज ऑफन कंट्रास्टेड या कॉम्प्लीमेंटेड बाय द बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी, जो कि हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, राइट। कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी अगर हमें प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में समझनी है तो ये कैसे अप्लाई होती है, यहाँ पे जो भी हम सोचते हैं उसके बारे में, हमारा कोई भी थॉट होता है उसके बारे में हम नॉलेज गेन करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं, उसी को ही दोबारा से सोच के, राइट। उसके लिए हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, फैक्टर्स को मैनिपुलेट करते हैं ताकि हम और ज्यादा डीप थिंकिंग उसके बारे में कर सकें और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें, राइट। टीचर्स जो होती हैं वो क्लासिकल कंडीशनिंग बहुत ज्यादा अप्लाई करती हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू, ठीक है। टीचर को एक पॉइंट देगी, एक्सप्लेन करेगी और आपसे पूछेगी कि इस पॉइंट को एक्सप्लेन करो, तो आप उसको और सोचोगे। तो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है उस केस में। अगर हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी की बात करें, जो कि हमारी फोर्थ एंड लास्ट थ्योरी है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी को बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी एंड सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो एक तरीके से शेपिंग, मॉडलिंग या विशेरियस रीइंफोर्समेंट का भी पार्ट है। इससे किसी का भी बिहेवियर जो है वो शेप होता है, किसी की भी मॉडलिंग हम कर सकते हैं, राइट। किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ में इट्स टेंड्स टू बी मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। और चाइल्डहुड जो है, एक जो बचपन होता है वो काफी ज्यादा हमारा सॉफ्ट स्पॉट होता है, और यहाँ पे काफी ज्यादा मॉडलिंग चाइल्ड की जाती है, उसको काफी चीजें सिखाई जाती है। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग उस टाइम पीरियड पे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट। यहाँ पे ये जो थ्योरी थी, ये किसने दी थी, ये थ्योरी दी थी बैंड्यूरा ने, ठीक है। एल्बर्ट बैंड्यूरा नाम के साइकोलॉजिस्ट ने ये थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या बोला था, जो ह्यूमंस है वो एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसर्स है, वो इंफॉर्मेशन को काफी अच्छे से प्रोसेस करते हैं, उसके बारे में काफी अच्छे से सोचते हैं, और वो अपने बिहेवियर को कॉन्सिक्वेंसेस से लिंक करना बहुत ही पसंद करते हैं, राइट। जैसे कि स्किनर ने एक्सप्लेन किया था। एल्बर्ट बंडीगुरा की जो थ्योरी थी, उन्होंने ये बोला कि जो नए बिहेवियर लोग सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, लोगों को इमिटेट करके, उनको ऑब्जर्व करके बेसिकली, इसीलिए इसका नाम है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। उसके लिए एल्बर्ट बंड्यूरा ने एक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था। 1960s की ये बात है, ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था। और इस एक्सपेरिमेंट में लोगों ने चिल्ड्रन को रखा ऑब्जर्व करने के लिए एक अडल्ट को, राइट। एक रूम बनाया जिसमें एक बोबो डॉल को रख दिया। बोबो डॉल है क्या, बोबो डॉल एक बोलिंग पिन की शेप की इन्फ्लेटेबल टॉय थी, ठीक है। अब उस टॉय को जैसे ही आप धक्का मारोगे वो वापस से उठ के खड़ी हो जाएगी, राइट। तो एक इन्फ्लेटेबल बॉल। अब इस रूम में अडल्ट्स को रखा गया और यहाँ पे एक विंडो लगाई गई और यहाँ पे चिल्ड्रन को बिठाया गया, ठीक है। अब इस अडल्ट ने, जो ये अडल्ट था, इसने बोबो डॉल के साथ इंटरेक्ट किया बहुत ही अग्रेसिवली, बहुत ही वॉयलेंटली, ठीक है। चिल्ड्रन जो थे उन्होंने पहली बार बोबो डॉल को देखा था, उन्हें नहीं पता ये क्या होता है, उन्होंने अडल्ट को इसके साथ वॉयलेंटली बिहेव करते हुए देखा, राइट। फिर कुछ देर बाद अडल्ट को यहाँ से भेज दिया गया और एक एक करके बच्चों को यहाँ अंदर भेजा गया और उनको बोबो डॉल के साथ इंटरैक्ट करने के लिए छोड़ दिया गया, राइट। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया रिसर्चर्स ने,
कि जो बच्चे हैं वो भी बोबो डॉल के साथ वायलेंटली बिहेव कर रहे हैं। तो जो बैंड्यूरा थे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो बच्चे हैं, स्पेशली बच्चे या ह्यूमंस जो है वो ऑब्जर्व करके सीखते हैं, राइट। जो बैंड्यूरा थे उन्होंने अपनी जो अप्रोच है उसको सोशल लर्निंग थ्योरी बोला 1977 में, राइट। और फिर उन्होंने इस सोशल लर्निंग थ्योरी का नाम क्या कर दिया, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी 1986 में। तो ये थी हमारी ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। एंड इसके यूजेस अगर हम देखते हैं तो पेरेंटिंग में काफी सारे यूजेस हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स के बिहेवियर देख देख के सीखते हैं। एजुकेशन में टीचर्स जो हैं वो ये प्रिंसिपल्स को क्लासरूम सेटिंग्स में अपना अपना सकती हैं। जो चिल्ड्रन है उनके लिए वो प्योर मॉडल्स की तरह सर्व कर सकती हैं और एक रोल मॉडल की तरह उनके लिए बन सकती हैं। थेरेपी में भी ये बहुत काम आता है, जो भी थ्योरेपेटिक प्रोसेस होता है उसमें ये काफी काम आता है। और जो मीडिया होती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो भी सोशल मॉडलिंग का काफी ज्यादा हेल्प लेती हैं ताकि वो पॉजिटिव इफेक्ट बना सके किसी भी एक प्रोडक्ट के टुवर्ड्स, राइट। जैसे कि अगर हम बात करते हैं स्मोकिंग की, कुछ स्मोकिंग की एड्स होती हैं जो पब्लिक रिलेटेड होती हैं, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड होती हैं, जिनका कोई एक मैसेज होता है। तो ये जो स्मोकिंग की एड्स होती हैं इनमें ये ऐसे विजुअल्स दिखाते हैं जिससे लोग ऑब्जर्व करें कि एक्चुअल में स्मोकिंग करने से ऐसा होता है, जिसकी वजह से लोग सीखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं और बहुत ज्यादा स्मोकिंग को छोड़ भी देते हैं, राइट। सो ये थी हमारी चार थ्योरी। एक थी हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरी थी हमारी ओपेरेंट कंडीशनिंग, थर्ड वाज हमारी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी एंड लास्टली ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। Thanks for watching. If you like the video, hit the like button, share with your friends, and do not forget to subscribe the channel.